सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं अकबर रिजवी और कहानी का नाम है इतने अच्छे दिन। लेखक हैं कमलेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी इतने अच्छे दिन। सचमुच इतने अच्छे दिन तो कभी नहीं आए थे। पास में अगर हड्डी गोदाम ना होता तो बहुत मुश्किल होती। सभी कुछ तो अच्छा था। 3-4 गांव पास लगे हुए, सबके बीच में सूखे चारागाह, इतने सारे रिश्तेदारों के घर, 3 कोस पर बहती नदी, ऊंचे नीचे टीलों वाला बियाबान, पास से जाती बस्ती की सड़क, खास सड़क पर रात में ट्रकों के रुकने का अड्डा, उस अड्डे से मील भर बाएं हड्डी गोदाम, उससे भी 3 मील भीतर रेलगाड़ी का स्टेशन। चारों गांवों में अगर इतने रिश्तेदार, ढोर डंगर और जानवर ना होते तो भी काम नहीं चलता। और अगर 20 मील दूर शहर में चीनी मिलें ना होती तो भी दिक्कत होती। सड़क ऊंचे नीचे टीले वाले बियाबान से ना गुजरती तब भी ठीक नहीं होता। घर में छोटी बहन कमली ना होती तो कैसे काम चलता। उस बियाबान से ट्रक ना गुजरते तो भी दिक्कत होती। और ट्रक ड्राइवर अगर रात में कमली को उठा ना ले जाता तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। सब कुछ अच्छा ही हुआ था। सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि इलाके में लगातार तीसरे साल भी अकाल पड़ गया। अकाल ना पड़े तो घर गांव का आदमी बाहर निकलता ही नहीं। जिनके अपने खेत हैं वे तो बाहर हो आते हैं, जिनके खेत नहीं हैं उनका तो कहीं कुछ भी नहीं है। खेत वालों के खेत में मजूरी करना और वहीं गांव में पड़े पड़े मर जाना, कहाँ कुछ और होता है। कमली के लिए तो और भी अच्छा हुआ, वह कब कहाँ निकल पाती। बाला के लिए तो फिर भी ऐसा है कि एक आध गांव घूम आए, नदी तक हो आए, दर्जा 5 तक पढ़ने चला जाए। नदी तक बिना कहे सुने बाला हो आए तो ठीक था, कह दिया तो मुश्किल होती थी। दादी उसे टोकने लगती, नदी पर मत जाया कर, और जो जाए भी तो कभी मत नहाना। दादी बोलती थी तो पैर की उंगली में पड़े कांसे के छल्ले को घुमाती रहती थी। शायद वह उसको गड़ता था। दादा भी यही बोलता था। वे दोनों मानते ही नहीं थे कि वह नदी तक जाएगा और नहाएगा नहीं। और बाला को नदी में उतरते हमेशा डर लगता था। ऊपर से दादी झूठ बोलती थी, कहा ना पानी का रंग नहीं होता। बाला हमेशा कहता था, दादी मेरी बात सुन, मैं देख के आया हूं, पानी का रंग लाल है, खून की तरह लाल। दादा ठठाकर हंस पड़ते थे, कैसी बातें करता है रे, पानी का कोई रंग नहीं होता, तू नदी पर मत जाया कर। दादा दादी की ये बातें असल में अब बाला को याद आती हैं। हंसी भी आती है। उनके पास करने को और बातें ही नहीं थीं। अपन के पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या सभी कुछ है। सर्दी साली कुछ ज्यादा ही थी। जिधर से कथरी उठ जाती उधर से हवा अर्जुन के तीर की तरह लगती। कमली खिलखिला रही थी। उसे लगा चलो सब ठीक है। कमली खुद तो नहीं पीती, लेकिन ड्राइवरों की शीशी में से 2-4 घूंट बचा के रख देती है उसके लिए, और क्या चाहिए। साला क्लीनर कुछ ज्यादा ही खुदुर बुदुर मचाए हुआ था। न सोता था न सोने देता था। बार बार बीड़ी सुलगाता है, खांसता है, कथरी खींचता है। अबे इतना जाड़ा लग रहा है तो मोबिल डाल के अलाव जला ले। नींद तोड़ दी साले ने। कैसी मजे की नींद आती है यहाँ इस सराय में। कमली यहाँ है तो सब ट्रक वाले बस्तियां पार करते सीधे यहीं आते हैं। ट्रक सराय के मालिक ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है। बड़ा सा हाता घेर कर ट्रकों की सराय बना ली है।
बाहर में भी 10-12 ट्रक लगाए जा सकते हैं। दिन में खाने की मेज़ें और बेंचें पड़ जाती हैं, रात को खटिया और खटियों पर पटिया। थके मांदे ड्राइवर और क्लीनर दिन में भी आराम कर लेते हैं। पूरी रात गुजारने के लिए तो पूरा इंतजाम है ही। हर तरह का खाना, मुर्गा शुर्गा खाना हो तो सामने दड़बे में से पसंद करो, अपने सामने बनवाओ, पकवाओ और खाओ। बीड़ी सिगरेट की कमी नहीं है, ग्रामोफोन भी बजता ही है। दांत खोदते खोदते तस्वीरें देखना चाहो तो 50 लगी हैं। भगवान की तस्वीरें अच्छी लगें तो उन्हें देखो, गुरुवाणी सुननी हो तो रिकॉर्ड सुनो, औरतों की तस्वीर देखनी हो तो वे भी लगी हैं। लुंगी कच्छा धोना हो तो पटिया बिछी है, ट्यूबवेल लगा है, सुखाने के लिए तार बंधा है, दिशा मैदान के लिए सूखे खेत पड़े हैं। अबे तू क्यों उठ के बैठ गया? सवेरा होने में बहुत देर है, जाड़ा लगता है, अपन को बता। हे साला बीड़ी सुलगा के खींचे जा रहा है। बीड़ी के जलते फूल में लखन क्लीनर की आंखें कैसी चमकती हैं, कुत्तों की तरह। कुत्ता भी साला बड़ा भला जानवर है। अकाल पड़ा तो भी नहीं भागे, वहीं गांव के बियाबान में लाशों को चींथते चींथते मर गए। गिद्ध साला बहुत तेज होता है। 4-5 कुत्ते ना लगें तो एक गिद्ध को लाश पर से हटाना मुश्किल हो जाता है। तू यहां आया कैसे? लखन ने पूछा। तू पहले बीड़ी पी ले, अच्छी तरह खांस ले, बताता हूं, बाला बोला था। हाँ बता। तो सुन, ये कमली मेरी बहन है ना, एक शाम। सच्ची? और लखन कमली की बात पर ही अटक गया। कमली लड़की अच्छी है, समझदार है, ड्राइवर कहीं और रुकता है तो भी उसी की बात करता है। एक रात ट्रक बिगड़ा तो पैदल लौटने को हुआ, तब हम ही ने ड्राइवर को समझाया, अरे 10 किलोमीटर है, कोई उधर जाता ट्रक ले लो, सवेरे लौट आना, यहाँ मैं हूँ ही। फिर लदे हुए सामान की जिम्मेदारी भी थी, सो वह नहीं गया। ये साला बोरा बहुत महक रहा है, पहले इसे हटा दें? क्या है इसमें? लखन क्लीनर ने पूछा था। साली हड्डियां हैं। लखन क्लीनर समझा नहीं, बीड़ी पीकर खांसने लगा। सर्दी में उठने की हिम्मत नहीं पड़ी तो बोरे से आती बदबू को उसने सह लिया। क्लीनर बीड़ी पीता है तो बदबू दब जाती है। बीड़ी फेंक कर क्लीनर ऊँघने लगा था। अपन को क्या जरूरत पड़ी है किस्से सुनाने की, सोच साले। सुबह उठते ही बबूल की टहनी तोड़कर बाला ने दातून की। लखन अब भी आराम से सो रहा था, उसे जल्दी नहीं थी। तभी एक ड्राइवर रजाई में भालू की तरह हिला। उसने उठकर तहमत बांधा और दोनों बाहें छाती से चिपकाए दिशा मैदान के लिए चला गया। छप्पर में पड़ी कमली गठरी बनी सो रही थी। उसकी खाट के पाए पर बंता सिंह की पगड़ी अजगर की तरह लिपटी रखी थी। जल्दी तो उसे भी थी। उसने बोरा उठाया और सिर पर लाद कर हड्डी गोदाम की ओर चल दिया। साला बोरा बहुत महकता है, पर दाम तो अच्छे देता है। कमली भी 4-5 रुपए बना लेती है। 1 रुपया बोरे भर हड्डियों का मिल जाता है। 6 रुपए रोजाना कौन कमाता है साला। यह तो अच्छा हुआ कि चीनी मिलें खुल गईं और ये हड्डी गोदाम भी। चीनी चमकाने के लिए शोरे की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं इन सूखी हड्डियों में से शोरा कहाँ से निकलता है। गोदाम के तराजू पर बोरा फंसा कर उसने मोटी सी गाली देकर चंदू को पुकारा, अबे तौल कर। उफ, ये साली सर्दी। चंदू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर अचानक गोदाम में भरी टनों हड्डियों के बीच से वह आता दिखाई पड़ा, जैसे कोई पिंजर उठकर चला आ रहा हो। आते ही उसने खीसें निपोड़ दी। आज सवेरे सवेरे आगे वाला। शाम देर हो गई थी। कमली ठीक है?
वो उसका मतलब समझ गया। चंदू के दिल में एक फांस है, नहीं तो पूछने की क्या जरूरत थी। तराजू के दूसरे पल्ले पर बाट पटकते हुए चंदू ने फिर कहा, ये दिन पहले आ जाते तो काहे हम 3 से 2 रह जाते। चंदू का कहना तो ठीक था, पर तब यह सब व्यापार शुरू कहाँ हुआ था, इसीलिए तो उसने समझा दिया था। देख चंदू, तू कमली की लगन मन से निकाल दे। खाने को 2 के लिए नहीं है तो 3 के लिए कहाँ से आएगा। अगर यह अकाल पहले ही पड़ गया होता और हड्डियों का धंधा शुरू हो गया होता तो कौन सी दिक्कत थी। वह यही सब सोच रहा था कि चंदू ने तौल करके बोरा नीचे पटक दिया। चंदू के मन में बाला के लिए ख्याल था। धीरे से बोला, अंग्रेजी जमाने की एक कब्रगाह 3 मील उत्तर में है। कब्रों के पत्थर तो सब खोद ले गए, हड्डियां दबी पड़ी हैं, उन्हें खोद ला। उनमें से शोरा निकलेगा? बाला ने पूछा था। सब चीज में मिलावट होती है, हड्डियों में भी मिला देंगे, आंख दबाकर चंदू ने कहा था। साला, बाला के मुंह से मन ही मन गाली निकली थी। देना चाहे तो 1 के 5 रुपए भी दे सकता है, वो नहीं करेगा, पर ये सब बताकर अपनापन जताएगा। पैसे लेकर वो चला आया था, लेकिन चंदू ने कब्रगाह की ठीक और सही खबर दी थी। हड्डियां ताज़ी तो नहीं थीं, पर जैसे कोयले की खान हाथ आ गई थी। जहां खोदो वहीं हड्डियां निकलती थीं। उसे लगा था ऐसी 2-4 खाने और हाथ आ जाएं तो जिंदगी ही बदल जाए। कुछ भी कहो, आदमी अच्छा है चंदू, पर पुरानी हड्डियों से ज्यादा चला नहीं। असल में जब तीसरे साल अकाल पड़ा तब बाला को होश आया था कि अपने रिश्तेदारों की हड्डियां कितनी कीमती हैं, कि अपने रिश्तेदारों के ढोर डंगरों की हड्डियां कितनी कीमती हैं। हड्डियों के लिए तब महाभारत मचा था। लोग पहरा लगाने लगे थे। दावा ये कि ये हमारे रिश्तेदारों की हड्डियां हैं, ये उनके ढोर डंगरों की हड्डियां हैं, इन पर हमारा हक है। तब बाला ने जमकर लड़ाई लड़ी थी। तभी दादा दादी मरे थे उसके 8 दिनों की दूरी पर, और 27वें दिन बापू मरा था। अम्मा तो 8 साल पहले ही मर गई थी। बापू ने बहुत कहा था, पर बाला नहीं माना था कि दादा की लाश को जलाया जाए। जलाने से क्या मिलेगा? बाला बापू पर चीखा था, और बापू चीखा था, अरे कमीने, तू हड्डियां भी बेच खाएगा? ऐसी औलाद से तो निपुता ही मरता। बापू ने चाहे जो कुछ कहा हो, पर ये दिन आते कैसे अगर बापू की बात मान लेता। खाने को क्या था, जीने को क्या था, सब तरफ तो धरती झुलसी पड़ी थी। तभी तो उसने तय किया था कि झुलसी तपती धरती के नीचे अगर लाश दबा दी जाएगी तो हड्डियां जल्दी साफ हो जाएंगी। गिद्ध और कुत्ते तो साफ करने में काफी देर लगाएंगे, इधर उधर खींच के भी ले जाएंगे, पर रात में कोई हड्डियां खोद कर न ले जाए, इसीलिए तो उसने कमली को पहरे पर लगाया था। और वहीं से सड़क किनारे से बंता सिंह उसे उठा कर ले गया था। यह भी अच्छा ही हुआ था। अच्छे दिन आते हैं तो एक साथ आते हैं। जब बाला को पता चला था कि कमली ट्रकों की सराय में है तो वो गया था। बापू उस वक्त जिंदा तो था, पर इतना जिंदा नहीं कि सराय तक आ पाता। वह भूख से धीरे धीरे मर रहा था, पर फिर भी जीने का कोई और रास्ता खोजने के लिए तैयार नहीं था। असल में यह बहुत भीतरी इलाका था, जहां तक सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पाई थी। जैसे खेत में सरकारी पानी जाता है ना, जिस तक पहुंचा पहुंच गया, जिस तक नहीं पहुंचा तो खैर, होना वही था। बापू को भी मरना था। पहले दादा मरा, उसके बाद दादी, उसके बाद बापू। शायद उसके मरने से 1 दिन पहले की बात है। बाला जानवरों की हड्डियां बटोर रहा था गिद्धों और कुत्तों के बीच। तब कमली उसे खोजती आई थी। वह बाला को गिद्धों और कुत्तों के जमघट के बीच खोज ही नहीं पाई थी। उनके बीच वह घुटने मोड़े गिद्धों की तरह ही बैठा था, साफ हो गई हड्डियों को बीनता हुआ।
जब दादी की लाश तपती जमीन के नीचे दबाने गया था तो कमली ने कहा भी था, दादी के पैर की उंगली में पड़ा चांदी का छल्ला निकाल ले। चांदी नहीं, कांसा है, उसने परख कर जवाब दे दिया था। भला हो चीनी मिलों और बंता सिंह का, ये दोनों ना होते तो ये दिन कैसे आते। हड्डियों की खदानें वह क्यों खोदता। कमली ट्रकों की सराय में इतने आराम में कैसे रहती। वो साला चंदू तो पागल है, कमली की लगन लगाए बैठा है। जो कुछ कमली औरों से पाती है वह चंदू से तो मिलने से रहा। होगा वही जो अब होता है, पर ऊपर से चंदू को खिलाना और पड़ेगा। यही सब सोचता सोचता वह हड्डियों की खदानों की ओर चला गया था। 7-8 दिन तो इतना काम रहा कि फुर्सत ही नहीं मिली। बोरा भर भर कर पहुंचाता रहा, चंदू तौलता रहा और कमली की बात करता रहा। हड्डियों की खदानों से वह 8 दिन बाद लौटा था रात को। कमली काम से थी। वह कथरी ओढ़कर लेट गया था। सिरहाने रखा हड्डियों का बोरा बहुत बुरी तरह महक रहा था। कमली कुलबुला रही थी। उसने पास जाकर पूछा था, कौन है? बस्ती का लाला है, कमली ने कहा था। इस साले से 10 लेना, कहते हुए बाला अपनी खाट पर आ गया था। कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। यह अच्छा था। बस्ती का लाला जब भी आता था तो शुरू में शोर ज्यादा मचाता था, पर आधे घंटे बाद ही सो जाता था। ड्राइवर तो रात भर हंगामा करते थे। कमली भी बुरी तरह थक जाती थी और दूसरे दिन सोती रहती थी। कमली तो सो गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी बोरे के कारण मन बहुत उचटा हुआ था। रह रहकर दादी की याद आ रही थी। आज सर्दी भी बहुत थी और वो गांव के पास वाले ऊंचे नीचे बियाबान टीले से दादी की हड्डियां खोद कर लाया था। कड़कड़ाती सर्दी और अर्जुन के तीर की तरह चलती हवा। नींद भी बड़बड़ा रहा था। अंधेरा इतना गहरा कि उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मन तो हुआ कि कमली को जाके जगाए और कहे, कमली, दादी की हड्डियां इसी बोरे में हैं, बहुत महक रही हैं। इस महक के कारण सो नहीं पा रहा हूं। पर कमली थक कर सोई थी और बगल में बस्ती वाला लाला भी पड़ा था। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। एक पल को नींद आई थी कि तभी कोई ड्राइवर चीखा था, अबे ओए दीना, चल। दीना सोता ऊँघता जाकर ठंडी गद्दी पर अधलेटा हो गया था और वह ट्रक गुर्रा कर चालू हुआ था। कथरी ओढ़कर वह खाट पर बैठ गया था। चारों तरफ सन्नाटा था। मुर्गे तक अपने दरबे में चुप बैठे थे। कासनी फूलों की बेल पेट्रोल पंप की गुमटी के सहारे कांप रही थी। सनसनाती हवा, मुंह से निकलती भाप, ठिठुरे हुए पेड़, सामने फैले मैदान में रोंगटों की तरह खड़ी घास। बाला ने फिर लेटने की कोशिश की। लेट भी गया, पर नींद नहीं आई। दादी, नाराज मत होना, ये दिन तू भी देख लेती तो शायद कुछ आराम से मरती। अब कमली भी बच गई है और अपन भी। व्यापार भी चल निकला है। ये अकाल ना पड़ता और इतने ढोर डंगर नाते रिश्तेदार ना मरते तो अपन का हाल भी वही होता। वो तो भला हो हड्डी गोदाम का, चंदू वहीं लग गया था। कमली भी समझदार हो गई है दादी। अपन से उसने बात की थी। कहने लगी, चंदू से कह दे, क्या फ़ायदा, घर बसाऊंगी तो लौट के वहीं गांव के बाहर झोपड़ी डालनी होगी। कुआं सूखेगा तो फिर इधर ही भागना पड़ेगा। तब एक एक लोटे पानी के लिए ब्राह्मण ठाकुर क्या छोड़ देंगे। अकाल तो हम लोगों के लिए पड़ता है, बाकी सबके पास तो बरसों के लिए दाना है, पानी है। यहाँ कम से कम कोई ये तो नहीं पूछता कि कौन जात है। अपनी ज़रूरत से लोग आते हैं,
कल नहीं आएंगे तो इसी सराय के बर्तन भांडे माज धोकर काम चलता रहेगा। ऐसे दिन बार बार हाथ नहीं आते। चंदू से कह दे, क्या फायदा। कमली बहुत समझदार हो गई है दादी, तू सुन रही है ना। अर्जुन का तीर फिर लगा तो उसने कसकर कथरी लपेट ली। पता नहीं वो कब उठ के फिर बैठ गया था। कोहरे की गुफा से एक ट्रक निकलकर फिर कोहरे की गुफा में घुस गया था। कुछ देर तक उसकी आवाज बजती रही थी। बाला उठा, सोचा कमली को जगा ले, पर तभी उसके लिहाफ में हलचल और कुनमुनाहट हुई। लाला लिहाफ से निकलकर सुड़सुड़ाता हुआ खड़ा हो गया। कमली बोली भी कि लेटा रहा, बहुत जाड़ा है। लेकिन लाला को तो अंधेरे अंधेरे निकल जाना होता है। रात कहीं भी निकले पर उसका दिन बस्ती में ही निकलता है। टोपा चढ़ाकर चादर लपेटकर लाला पगडंडी पकड़कर बस्ती की ओर चला गया। बाला वैसा ही बैठा रहा, बोरे की तरफ देखता हुआ। कमली की भरक टूट गई थी। शायद उसने लिहाफ के भीतर से देखा होगा। वह पास आकर खड़ी हो गई थी। अरे बाला, तू अभी तक जाग रहा है? नींद नहीं आ रही। थोड़ी सी उधर पड़ी है अद्धे में, पी ले, भरक मिल जाएगी। सो जा सो जा, कहते हुए कमली अपनी खाट की तरफ जाने लगी थी। सुन, बाला ने कहा था। हाँ बोल। दादी सोने नहीं दे रही है। दादी? कमली ने ताज्जुब से कहा था। हाँ, उसकी काया इसमें बैठी है, बोरे में, बाला ने कहा था। अरे हट, कमली ने झिड़क दिया था। अच्छा हुआ कि कोई और खोद कर नहीं ले गया। अपन ही पहुंचे खदान पर, पूरा पिंजर निकला है। कह तो ऐसे रहा है जैसे तूने पहचान लिया हो। कहते हुए कमली उसी की खाट पर आधी कथरी ओढ़कर बैठ गई। दादी के पैर की उंगली में वो कांसे का छल्ला अब भी पड़ा है, बाला ने कहा तो कमली आगे नहीं बोली, बोरे की तरफ देखती रही। पेट्रोल के दोनों पंप सफेद रजाई ओढ़े, कानों में उंगली डाले खड़े थे। छप्पर के बांसों में लटके टायर पुतली निकली आंख के कोटर की तरह देख रहे थे। नीम के पेड़ों की गर्दनें कोहरे की तलवार ने काट दी थी। ट्यूबवेल के ठंडे पाइप की बांह कच्ची गुमटी की कमर में लिपटी हुई थी और वे दोनों वहीं खाट पर चुपचाप बैठे थे। जाड़ा बरस रहा था, अब दोनों को नींद आ रही थी। समय का कुछ अंदाजा नहीं था। घुटनों पर बाहें मोड़े, थोड़ी टिकाए कमली बैठी थी। पाटी का सहारा लिए बाला अधलेटा पड़ा था। तभी सामने दूर कोहरे के टुकड़ों के पीछे काले आकाश में कुछ हलचल सी हुई थी। काले बादल की लोहे की किनारी थोड़ी सी चमकी थी, जैसे उसके पीछे आग की भट्टी की एक दहकती लपट उठी हो। पर फिर लोहा ठंडा पड़ गया था। एक पल बाद काले लोहे की कई किनारियों पर लपट के आसार दिखाई दिए थे, फिर वे बुझ गए थे। पर भट्टी शायद बराबर धधक रही थी। गढ़िया लोहारों का कोई पड़ाव आसमान के पीछे है क्या? धौंकनी चल रही थी और आग बढ़ रही थी। धीरे धीरे लोहे की किनारियां पीली पड़ गई थीं। जगह जगह बादलों के होंठ नीले हो गए थे। कोहरे के चकत्ते आग ने सोख लिए थे। आसमान में जगह जगह चीरा लग गया था। तब घास के खड़े रोंगटे सुरमई से सुनहरे हुए थे और गर्दन कटे पेड़ों के सिर नजर आने लगे थे। बाला कसमसा कर सीधा बैठ गया था। कमली ने पूछा था, ये हड्डियां गोदाम ले जाएगा? हाँ, बाला बोला था। सुन बाला, इन्हें नदी में सिरा दे। बाला हचकचा कर रह गया। कुछ इसी तरह की बात तो वह भी सोच रहा था, पर यह नहीं सोच पाया था कि दादी की काया को नदी में सिरा आए। ठीक है ना, कमली ने कहा। बुरे दिन होते तो दूसरी बात थी, गोदाम में ही दे आता। हाँ ठीक है, वह बोला। तड़के तड़के निकल जाता हूँ, नदी दूर है,
दिन चढ़े तक लौट आऊँगा। और वह बोरा उठाकर सड़क पार करके मैदान में उतर गया था, उस पगडंडी पर जो नदी की ओर जाती थी। कमली उसे तब तक देखती रही थी जब तक वह पेड़ों के झुरमुट के पीछे ओझल नहीं हो गया था। कमली जाकर अपनी रजाई में गठरी बनकर लेट गई थी। आदमी साथ होता है तो टांगे पसार कर सोने में भी उतनी सर्दी नहीं लगती, भरक मिलती रहती है। पर नींद बुरी तरह घिर रही थी। लेटते ही उसे नींद आ गई, बहुत गहरी नींद। यह पता ही नहीं चला कि बादलों के बीच से निकलकर सूरज कब ठंडा पड़ गया और दिन पूरी तरह कब निकल आया। चारों तरफ जिंदगी अपनी रफ्तार पर आ गई थी। दरबे में मुर्गे कुड़कुड़ाने लगे थे, कुत्ते पेट्रोल पंप और सड़क तक दौड़ रहे थे। ट्रक सराय की लंबी मेजें धुल गई थीं, सब्जियां कट रही थीं, अंगीठियां जल गई थीं। रात को रुके हुए ट्रक वाले चाय पी पी कर सफ़र पर निकल गए थे। ट्यूबवेल धक धक कर रहा था। वल्कनाइजर के छप्पर में मशीन पर रबर का टांका लगाने वाले लड़के आ गए थे। सराय के मालिक ने जप्पू जी का रिकॉर्ड लगा दिया था। अगरबत्तियों की महक फैली हुई थी। कमली नींद की मारी थी। बाला लौटा तब भी वह सो रही थी। आते ही उसने जगाया। आंखें मलते मलते कमली ने पूछा, सिरा आया? हाँ, अच्छा हुआ, कमली बोली। तुझे याद है, दादी मानती ही नहीं थी, जिद करती थी, पानी का रंग नहीं होता। सो आज उसकी काया सिराते हुए अपन ने उससे कहा, ले दादी, आज देख ले। कमली ने उसकी तरफ भर आंख देखा और चूड़ी सरकाते हुए बाहों को भरकाने लगी। उसके चेहरे पर रात का बासापन था या शायद ठंडक की सफ़ेदी। वो अपने गालों को रगड़ने लगी तो बाला ने देखा उसके बाएं गाल की सांवली चमड़ी पर खून की एक सूखी बूंद चिपकी हुई थी। वह उस पर उंगली फिराने लगी तो बाला ने पूछा, ये क्या हुआ? उस साले लाला ने फिर काटा इतने जोर से? अरे नहीं, कमली ने मामूली तरह से कहा, उसका वो एक दांत सोने का है ना, वही गड़ जाता है। कहते कहते वह ट्यूबवेल की तरफ मुंह धोने के लिए चली गई। तो यह थी कमलेश्वर की कहानी, इतने अच्छे दिन। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा।